हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक गाइड प्रदीप। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फंक्शंस की। पाइथन के अंदर जो फंक्शंस होते हैं हम उनकी बात करेंगे। पाइथन में 3 तरह के फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस, मॉड्यूल्स एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिल्ट इन फंक्शंस की और मॉड्यूल्स की। सो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो को। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं फंक्शंस इन पाइथन फंक्शंस को स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिए क्या डेफिनेशन है इसकी। ए फंक्शन इज़ ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट एग्जिस्ट विद इन ए प्रोग्राम फॉर द पर्पज़ ऑफ परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक टास्क। तो फंक्शन जो होता है क्या होता है, अपने आप में एक पूरा कंप्लीट प्रोग्राम होता है, छोटा सा या बड़ा भी हो सकता है, जैसे डिपेंड करता है फंक्शन क्या कर रहा है। तो वो एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होता है जो एग्जिस्ट विद इन ए प्रोग्राम, जो प्रोग्राम के अंदर ही होता है। तो हम कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं और उसको एक नाम दे देते हैं, वो जो कि एक फंक्शंस होता है, एक पार्टिकुलर काम को परफॉर्म करने के लिए होता है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए लार्ज प्रोग्राम एज वन सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इट कैन बी रिटन एज सेवरल स्मॉल फंक्शंस ईच परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द टास्क। तो मैं एक पूरा बड़ा एक लेंथी प्रोग्राम लिखूँ, इसकी बजाय मैं क्या करता हूँ कि प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगा और हर पार्ट्स के लिए एक मैं फंक्शन लिख दूँगा। ठीक है, जैसे कि मुझे अगर स्टूडेंट्स का रिजल्ट बनाना है तो मैं एक पार्ट में स्टूडेंट्स का इनपुट जो डाटा लूँगा जिसमें सारे मार्क्स में रीड करूँगा, दूसरे में मैं उनका रिजल्ट के लिए कैलकुलेशन करूँगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में मैं उनका एक रिपोर्ट कार्ड प्रिंट करने के लिए पूरा सारा कोड में लिखूँगा। तो इस तरह से डिफरेंट पार्ट्स को मैं डिवाइड कर दूँगा फंक्शंस के अंदर। तो अगर मेरा रिजल्ट का जो क्राइटेरिया है, किस तरह से मुझे रिजल्ट उसको डिसाइड करना है, अगर उसमें कुछ चेंज करनी है तो मैं सिर्फ उस पार्टिकुलर फंक्शन को चेंज करूँगा इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द इंटायर प्रोग्राम। तो आइए देखते हैं फंक्शंस की एडवांटेजेस क्या होती हैं। सो इट मेक्स प्रोग्राम हैंडलिंग ईजियर, ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज़ डेल्ट विद एट ए टाइम। कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे फंक्शंस लिख दिए जाते हैं तो ये प्रोग्राम हैंडल करना ईजी हो जाता है। कि अगर एक फंक्शन के अंदर प्रॉब्लम है तो सिर्फ उस फंक्शन में जाके हम उसको ठीक कर देते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर रिज़ल्ट में कुछ क्राइटेरिया चेंज हो गया है बच्चों को पास करने का, रिज़ल्ट को कैलकुलेट करने का, तो सिर्फ उस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम में जाके हम उसको ठीक करेंगे, ना कि पूरा प्रोग्राम जो है हम उसको चेंज करेंगे। इट रिड्यूसेस लाइन ऑफ कोड वाइल वर्किंग विद फंक्शन। ए कॉमन सेट ऑफ कोड इज़ रिटन ओनली वंस एंड कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम विच रिड्यूसेस लाइन्स ऑफ कोड एंड प्रोग्रामिंग ओवरहेड्स। तो सिर्फ जो फंक्शंस से हम डील करेंगे तो पूरे जो लाइन्स होंगी प्रोग्रामिंग की वो कम हो जाएंगी, क्योंकि वाइल वर्किंग विद द फंक्शन ए कॉमन सेट ऑफ कोड इज़ रिटन ओनली वंस। जो कॉमन सेट ऑफ कोड होता है एक पार्टिकुलर फंक्शन के लिए वो एक ही बार लिखा जाता है, और अगर मुझे उस कोड की दोबारा से रिक्वायरमेंट है तो मैं उस फंक्शन को फिर से कॉल कर लूँगा, बजाय इसके कि मैं वो पूरा कोड दोबारा लिखूँ। तो इससे जो ओवरऑल जो लाइन्स होती हैं प्रोग्रामिंग कोड की वो कम हो जाती हैं। थर्ड पॉइंट इसमें है, इट इज़ ईजी टू अपडेट इन केस ए फंक्शन इज़ नॉट यूज इन ए प्रोग्राम द सेम सेट ऑफ कोड विच इज़ रिक्वायर्ड बाई इन मल्टीपल प्रोग्राम हैज़ टू बी रिटन रिपीटेडली। तो ये क्या होता है, ये ईजी होता है अपडेट करना। इन केस ए फंक्शन इज़ नॉट यूज, अगर फंक्शन यूज़ नहीं होता है प्रोग्राम के अंदर तो वही कोड जो होता है मल्टीपल प्रोग्राम्स में अगर उनकी ज़रूरत होती है तो वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इफ़ देयर इज़ ए चेंज इन फार्मूला देन वी हैव टू मेक द चेंजेस इन एवरी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेरेवर इट इज़ यूज। अगर हमने कुछ कोड लिखे हैं और किसी फार्मूला में चेंज करना है तो प्रोग्राम के हर पार्ट में जाके हमें उसको चेंज करना होगा। इन एवरी पार्ट वी हैव टू मेक द चेंज। लेकिन अगर फंक्शन हमने यूज़ किए हैं तो सिर्फ फंक्शन में जाके चेंज करेंगे और जहाँ जहाँ फंक्शन यूज़ हुए हैं वो ऑटोमेटिकली उसमें चेंज हो जाएगा। तो ब्रॉडली जो हम फंक्शंस को 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस जो कि ऑलरेडी पाइथन में अवेलेबल होते हैं, और दूसरे होते हैं मॉड्यूल्स, और थर्ड होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बिल्ट इन फंक्शंस और मॉड्यूल्स को। ठीक है, मेरा नेक्स्ट वीडियो में जो है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं बिल्ट इन फंक्शंस।
फंक्शंस के अंदर जो जैसे हमने बताया 3 तरह के फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस, मॉड्यूल्स एंड यूज़र डिफाइन। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं बिल्ट इन फंक्शंस को। दीज आर द प्री डिफाइंड फंक्शंस दैट आर ऑलरेडी अवेलेबल इन पाइथन। ये वो फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी डिफाइन होते हैं फंक्शंस में, हमें सिर्फ यूज़ करना होता है इनको। फंक्शंस प्रोवाइड एफिशिएंसी एंड स्ट्रक्चर टू ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड बिल्ट इन फंक्शंस मेक इट ईजियर, फास्टर एंड मोर पावरफुल। जो जैसे कि हमें मालूम है कि फंक्शन जो होते हैं हमारे प्रोग्रामिंग को जो है एफिशिएंट और स्ट्रक्चरल फॉर्म में इसको ज़्यादा एफिशिएंट बना देते हैं। और जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं एक हमारे प्रोग्राम को इजी बना देते हैं, फास्ट कर देते हैं और ज़्यादा पावरफुल कर देते हैं। तो आइए कुछ देखते हैं बिल्ट इन फंक्शंस पाइथन के अंदर जो होते हैं हमारे। फर्स्ट नंबर पे हमें टाइप कन्वर्जन फंक्शन INT। ये जो INT इंटीजर फंक्शंस होता है, इट टेक्स एनी वैल्यू एंड कन्वर्ट्स इट इनटू एन इंटीजर टाइप। इट कैन कन्वर्ट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज टू इंटीजर बट इट डज नॉट राउंड ऑफ। अगर फ्लोटिंग पॉइंट हमें मिलता है तो INT फंक्शन लगा के उसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं इंटीजर से। सो इट रिमूव द फ्रैक्शनल पार्ट। जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो उसको रिमूव कर देता है। अगर कोई स्ट्रिंग दी जाती है इसको तो इट विल रिजल्ट इनटू एन एरर। तो चलिए इसको पाइथन आइडियली में देखते हैं हम। ये देखिए मैं यहाँ पर इंटीजर लिखा INT और 123.45 मैंने एक फ्लोट टाइप नंबर दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा आउटपुट क्या है 123। अगर यहाँ पे मैंने कोई स्ट्रिंग दिया, देखिए यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग दे दिया 123, ये एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को इसने 123 में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। इसकी जगह अगर मैं कोई कैरेक्टर दूंगा INT और मैंने यहाँ पर लिखा हेलो, तो इट विल रिजल्ट इनटू एन एरर। ये देखिए यहाँ पे एरर शो कर रहा है क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप्स को ये इंटीजर में नहीं कन्वर्ट कर सकता। लेकिन जब मैंने 123 एज ए स्ट्रिंग दिया तो वो जो स्ट्रिंग थी उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया उसने, ठीक है। तो आगे देखते हैं। मेरा नेक्स्ट फंक्शन है str। ये जो फंक्शन होता है इट कन्वर्ट्स इट आर्गूमेंट इनटू ए स्ट्रिंग। तो देखिए मैंने यहाँ पे str लिखा और यहाँ पे लिखा 123। ये एक इंटीजर टाइप है 123। अब जो मेरा आउटपुट आएगा 123, ये देखिए सिंगल कोट्स में आया है, इसने इसको स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट टाइप भी देता हूँ 123.45, तो ये देखिए ये भी एक स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगा। इसको भी कोट्स लगा दिए हैं तो ये भी एक स्ट्रिंग की फॉर्मेट में आ गया है। मेरा नेक्स्ट फंक्शन है फ्लोट। इट कन्वर्ट्स इंटीजर एंड स्ट्रिंग्स इनटू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। अगर हम कुछ भी इंटीजर देते हैं, यहाँ पे फ्लोट लिखा मैंने और यहाँ पे लिखा 123, ये इंटीजर टाइप मैंने वैल्यू दी है। अब ये इसको फ्लोट में कर देगा, 0 लगा दिया इसने यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे कोई स्ट्रिंग भी देते हैं, ये देखिए फ्लोट 123.45, स्ट्रिंग की फॉर्मेट में दे रहा हूँ मैं इसको 123, मैंने सिंगल कोट्स लगा के इसको स्ट्रिंग बना दिया, ठीक है। तो देखिए ये फ्लोट फंक्शन जो है स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरह से हमने देखा INT स्ट्रिंग और उसके बाद हमने देखा str स्ट्रिंग फंक्शन जो किसी भी आर्गूमेंट्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, और फिर हमने देखा फ्लोट टाइप। तो ये थे हमारे कुछ इनबिल्ट फंक्शंस। मेरा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है इनपुट फंक्शन। इट इनेबल्स अस टू एक्सेप्ट एन इनपुट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम द यूज़र विदाउट इवेल्युएटिंग इट्स वैल्यू। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे टू एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। जब भी मुझे यूज़र से कोई इनपुट लेना होता है तो मैं इनपुट फंक्शन का यूज़ करता हूँ, और ये स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है। अगर मुझे कोई नंबर एक्सेप्ट कराना है तो मुझे पहले INT लगाना पड़ेगा, ताकि जो भी अंदर मेरा इनपुट आ रहा है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं इसको आइडियली में करके देखते हैं इनपुट कैसे लेते हैं स्क्रीन से। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे इनपुट फंक्शन लगाया इनपुट, फिर मैंने यहाँ पे एक रिमार्क डाल दिया एंटर योर नेम। कोई भी नेम यहाँ पे एक्सेप्ट कराएंगे यूज़र से, ठीक है। तो ये फंक्शन आ गया, मैंने इसको एंटर किया, जैसे एंटर योर नेम, तो मैंने यहाँ पे एंटर किया राहुल फॉर एग्जांपल। एक डमी नेम मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे राहुल। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट हेलो
नेम, यहाँ पे एक स्पेस छोड़ देंगे ताकि वो स्पेस नज़र आएगा। उसके बाद मैंने नेम लिखा, जो भी इनपुट करेंगे वो यहाँ नाम प्रिंट हो जाएगा, हेलो नेम। उसके बाद मैंने लिखा यू आर वेलकम। तो जैसे मैंने इसको किया तो देखिए आ गया हेलो राहुल यू आर वेलकम। जो राहुल जो था इनपुट किया मैंने स्क्रीन से, तो वो नेम यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, अगर आप मुझे कोई नंबर इनपुट कराना है, जैसे मैंने कहा ए इक्वल टू, ठीक है, तो पहले मैं INT लगाऊंगा, इंटीजर इनपुट से पहले, इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर, तो ये देखिए मैं पहला नंबर यहाँ पे एंटर मैंने किया 12। इसके बाद मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज करूँगा और सेकंड नंबर इनपुट कराऊँगा, तो मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, यहाँ पे जाके रिपीट करके उस लाइन को सेकंड नंबर कर देते हैं इसको। ये सेकंड किया और एक ही जगह यहाँ पे बी कर दिया मैंने इसको। ठीक है, तो इसके एंड में पहुँच मैंने इसको एंटर किया, एंटर सेकंड नंबर मैंने 18 डाल दिया। अब मैं प्रिंट कराता हूँ sum of two numbers is a प्लस बी कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 30। तो इस तरह से मैंने एक इंटीजर इनपुट कराया और एक नेम इनपुट कराया। तो इस तरह से मैं इनपुट फंक्शन से एक कैरेक्टर्स जो स्ट्रिंग की फॉर्म में इनपुट ले सकता हूँ और नंबर की फॉर्म में इनपुट ले सकता हूँ। जब मुझे नंबर की फॉर्म में इनपुट लेना होता है तो मुझे यहाँ पर INT लिखना होता है, ताकि जो मेरा इनपुट है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 नंबर इनपुट कराए और उनको ऐड करके यहाँ पे आउटपुट किया सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 30। तो इस तरह ये इनपुट फंक्शन यहाँ पे ऐसे काम करता है। तो देखिए मेरा अगला फंक्शन जो है eval है, जिसको इवेलुएट करने के लिए होता है eval फंक्शन। दिस फंक्शन इज यूज टू इवेलुएट द वैल्यू ऑफ ए स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग की वैल्यू को इवेलुएट करता है वो, अगर वो इवेलुएट होने के लायक है तो। अभी हम एग्जांपल करके देखेंगे आइडियली में। eval takes a string as an argument, evaluates the string as a number and returns the numeric result। तो जो स्ट्रिंग को एज ए नंबर उस ट्रीट करके उसको इवेलुएट करके और नंबर जो या इंटीजर टाइप में या फ्लोट टाइप में जो भी केस होता है वो उसको रिटर्न करता है। इफ़ द गिवन आर्गूमेंट इज़ नॉट ए स्ट्रिंग, अगर जो आर्गूमेंट हमने दी है वो स्ट्रिंग नहीं है और इट कैन नॉट बी इवेल्युएटेड एज ए नंबर, और वो अगर नंबर की तरह उसको हम इवेल्युएट नहीं कर सकते, तो eval जो है इट रिजल्ट्स इनटू एन एरर। ये रिजल्ट जो है एरर रिजल्ट हमें शो करता है। तो चलिए पाइथन आइडियली में देखते हैं eval। तो ये स्ट्रिंग को इवेल्युएट करेगा। मैं स्ट्रिंग देता हूँ, स्ट्रिंग की फॉर्म में दे रहा हूँ 4+5। ठीक है, क्योंकि मैंने सिंगल कोट्स लगा रखे हैं दोनों तरफ, तो ये स्ट्रिंग है। तो ये देखिए 9 मेरा आउटपुट आ गया है। ठीक है, अब मैं eval करता हूँ और बिना कोट्स लगाए मैं 4+5 दे देता हूँ। 4+5 दोनों नंबर हैं लेकिन स्ट्रिंग नहीं है, तो ये एरर शो करेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर eval एक स्ट्रिंग दे रहा हूँ यहाँ पर a+b, क्योंकि a+b की वैल्यू डिफाइन नहीं है, ये स्ट्रिंग है लेकिन ये कोई रिजल्ट नहीं दिखाएगा, एरर दिखाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये इवेलुएट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कोई वो स्ट्रिंग जो इवेलुएट हो सकती है उसको इवेलुएट करने के लिए eval फंक्शन काम आता है, प्रोवाइडेड इट्स ए स्ट्रिंग और इट कैन बी इवेलुएटेड। ठीक है, जैसे 4+5 सिंगल कोट्स में दिया और इसको स्ट्रिंग बना दिया तो आंसर आ गया 9। तो इस तरह से eval फंक्शन काम करता है यहाँ पे। मेरा नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है मैक्स एंड मिन, जो कि मैक्सिमम और मिनिमम नंबर फाइंड आउट करने के लिए होता है फ्रॉम गिवन सम वैल्यूज़। जब हम कुछ वैल्यूज़ देते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा कुछ वैल्यूज़ देते हैं, तो दीज आर यूज टू फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ रिस्पेक्टिवली आउट ऑफ सेवरल वैल्यूज़। जो कुछ वैल्यूज़ हम देते हैं मिनिमम 2 होनी चाहिए या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, उनमें से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए होता है। ठीक है, इन केस ऑफ स्ट्रिंग टाइप, जैसे अगर मैंने नंबर ना देके
कुछ स्ट्रिंग टाइप दे दिए, जैसे ABCD दे दिया, तो उनकी जो ASCII वैल्यू होती है, मतलब कि ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हर एक कैरेक्टर जो कंप्यूटर में स्टोर होता है उसकी एक ASCII वैल्यू होती है, एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है। तो जिसकी ASCII वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर हम मैक्सिमम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उस अगर वो कैरेक्टर टाइप है तो मैक्सिमम फंक्शन जो है जिसकी ASCII वैल्यू ज़्यादा है उसको रिटर्न करेगा, और जिसकी कम है उसको मिनिमम में रिटर्न उसको करेगा। तो ASCII वैल्यूज ऑफ कैरेक्टर्स आर कंपेयर्ड फॉर रिट्रीविंग हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज यूजिंग मैक्स एंड मिनिमम फंक्शंस। द मीन फंक्शन टेक्स 2 और मोर आर्गूमेंट रिटर्न द स्मॉलेस्ट आइटम। जो मीन फंक्शन होता है 2 या 2 से ज़्यादा आर्गूमेंट्स इसमें रिसीव होती हैं इसके अंदर, और जो है सबसे स्मॉलेस्ट आइटम जो है वो रिटर्न करता है इसके अंदर। तो चलिए पाइथन आइडियली में करके देखते हैं। अब देखिए मैंने मैक्स फंक्शन यहाँ लिखा, और यहाँ पर मैंने कुछ मैं नंबर दे देता हूँ 45, 67, 32। तो ये मैंने कुछ नंबर दिए यहाँ पे, और मैंने एंटर किया तो 67 यहाँ पे रिटर्न हो गया। ठीक है, अब मैं मैक्स करता हूँ, यहाँ पर कैरेक्टर की फॉर्म में देता हूँ मैं। ये सिंगल कैरेक्टर हो गया A, B, उसके बाद मैंने दिया C। ठीक है, ABC मैंने 3 दे दिए। ठीक है, तो ASCII फॉर्म में जो C की वैल्यू ज़्यादा है A से और B से दोनों से। ठीक है, इसका जो ASCII कोड होता है स्मॉल A का वो होता है 97। ठीक है, तो 97, 98, 99, C की वैल्यू 99 हुई, तो इसकी वैल्यू A और B दोनों से ज़्यादा हो गई। ठीक है, इसी तरह से अगर मुझे यहाँ पे मिनिमम फाइंड आउट करना है, इसको मैं रिपीट करता हूँ एंटर करके। यहाँ पे मैंने मिन फंक्शन लगा देता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे मिन कर दिया इसको। ठीक है, मिन करके मुझे क्या मिल रहा है, A मिल रहा है, क्योंकि A सबसे छोटा है, B से भी छोटा है और C से भी छोटा है। इसी तरह से अगर मैक्स मैं यहाँ पर करता हूँ, कुछ फ्रूट्स के नाम लिखता हूँ, ऑरेंज, उसके बाद मैंने दिया एप्पल। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया ग्रेप्स। तो जिसकी ASCII वैल्यू ज़्यादा होगी वो सबसे पहले यहाँ पर लिस्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑरेंज आया है क्योंकि ऑरेंज जो है A और G से बाद में आता है। ऑरेंज O जो लेटर O है जो बाद में आता है, इसलिए यहाँ पर इसकी ASCII वैल्यू के हिसाब से पहले ऑरेंज आ गया। अगर मैं इसको मिनिमम करूँ यहाँ पर, अब मैं देखिए इसको मिन करता हूँ, फंक्शन को मैक्स की जगह मिन कर दिया मैंने। तो यहाँ पे एप्पल पहले आना चाहिए, ये देखिए एप्पल आ गया क्योंकि A जो है सबसे पहले लेटर आता है G से और O से। तो इस तरह से मिन और मैक्स फंक्शन यहाँ पर काम करते हैं। मेरा अगला जो फंक्शन है वो है एब्सोल्यूट, ABS की, इसको लिखते हैं ABS, जिसका मतलब होता है एब्सोल्यूट फंक्शन। ABS फंक्शन रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए सिंगल नंबर। उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है, जो भी आर्गूमेंट होती है वो नंबर होता है, तो एक एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी रिटर्न होती है। इट टेक्स एन इंटीजर और फ्लोट नंबर एज द आर्गूमेंट एंड ऑलवेज रिटर्न ए पॉजिटिव वैल्यू। जो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, वो उसको रिटर्न करता है। रिटर्न्स एन इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डिपेंडिंग अपॉन एन आर्गूमेंट। जो भी हमने आर्गूमेंट उसमें दी होती है, फ्लोटिंग होता है या इंटीजर होता है, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न होता है। अगर वो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा उसकी, क्योंकि वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो देखते हैं इसको पाइथन आइडियली में। देखिए ABS फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया 0.00 या कुछ नंबर दे दिया मैंने, ये देखिए। तो ये एज इट इज़ इसका एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो गया। अब अगर ये नेगेटिव वैल्यू मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, नेगेटिव मैंने दे दिया, माइनस दे दिया मैंने, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू 45.88 रिटर्न किया उसने। ठीक है, तो ये हमेशा इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा। ABS माइनस 100 दिया मैंने, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू 100 आ गई है। या इंटीजर है या फ्लोटिंग पॉइंट है, जो भी है वो यहाँ पर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न होती है। तो ये ABS फंक्शन ऐसे यहाँ पे काम करता है। जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है टाइप फंक्शन। इफ़ यू वांट टू नो द डाटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल, व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू डज इट होल्ड, देन टाइप फंक्शन कैन बी यूज्ड। अगर किसी भी हम डाटा टाइप की जो एक वेरिएबल है, तो अगर हम उसकी वैल्यू जानना चाहते हैं कि वो किस तरह की वैल्यू को होल्ड कर रहा है, व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू इट इज़,
उसका डाटा टाइप अगर हमें जानना है तो हम टाइप फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो चलिए पाइथन आइडियली में करके देखते हैं इसको। मैंने लिखा टाइप और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक इंटीजर दे दिया। ये देखिए यहाँ पे इंटीजर दिया मैंने, तो ये आ गया क्लास int, ये इंटीजर से बिलोंग करता है। ठीक है, अब मैंने टाइप किया 123.45, ये फ्लोट टाइप है, तो यहाँ पे आ गया क्लास फ्लोट, ये फ्लोट टाइप डाटा टाइप है। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे लिखा टाइप, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग दे दी एप्पल दिया यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पे आ गया क्लास str। ठीक है, ये स्ट्रिंग टाइप हो गया मेरा। और अगर मुझे जैसे बूलियन टाइप पता करना है, जैसे मैं लिखता हूँ 3 > 5, तो ये देखिए क्लास बूल आ गया, ये बूलियन टाइप हो गया। ठीक है, ये बूलियन टाइप होते हैं जहाँ पे डिसीजंस लिया जाता है ट्रू और फॉल्स का। और अगर यहाँ पे मैंने लिखा ट्रू, टाइप ट्रू लिखा यहाँ पे, तो ये भी बूलियन टाइप आ गया। ट्रू और फॉल्स ये दोनों बूलियन टाइप्स होते हैं। तो इस तरह से ये टाइप फंक्शन काम करता है। जब भी मुझे किसी वेरिएबल का डाटा टाइप जानना हो तो मैं टाइप फंक्शन को यूज़ करता हूँ। जो नेक्स्ट फंक्शन है मेरा वो है लेन फंक्शन, जिससे लेंथ पता लगती है। लेन फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो आर्गूमेंट होती है, चाहे वो स्ट्रिंग हो, टपल हो, या लिस्ट की फॉर्म में हो, या डिक्शनरी हो, तो उसकी लेंथ रिटर्न करता है लेन फंक्शन। तो चलिए पाइथन आइडियली में करके देखते हैं इसको। लेन फंक्शन को मैंने देखिए यहाँ पर लिखा a = एक मैंने लिस्ट दे दी यहाँ पर, जिसमें मैंने कुछ नंबर डाल दिए, लिस्ट मैंने बनाई है। अब मुझे इसकी लेंथ पता करनी है, तो मैं लेन फंक्शन को यूज़ करके लेंथ ऑफ a करूँगा। a मेरी यहाँ पर लिस्ट है, तो यहाँ पे 5 नंबर हैं इसके अंदर, मेरी लिस्ट के अंदर 1 2 3 4 5 नंबर्स आर देयर, तो इसकी लेंथ रिटर्न हुई है 5। और अगर मुझे देखिए लेंथ पता करनी है, एक स्ट्रिंग है यहाँ पर, मैंने यहाँ पे लिखा एप्पल, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। अब ये स्ट्रिंग है तो इसकी लेंथ रिटर्न करेगा, ये भी 5 ही हैं। ठीक है, तो ये 5 रिटर्न किया है यहाँ पर। और इसके अलावा अगर मैंने एक स्ट्रिंग डाली यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, अब मुझे इसकी लेंथ बताएगा ये कितनी लेंथ है इसकी। स्ट्रिंग डाल दिया हेलो वर्ल्ड, अब मुझे लेंथ पता करनी है, तो मैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग करूँगा। तो ये देखिए यहाँ पर मुझे 11 बता रहा है, 11। तो इसमें टोटल 11 कैरेक्टर्स हैं, 5 कैरेक्टर्स पहले हैं और 5 बाद में, और एक बीच में स्पेस है, तो टोटल हो गए 11। 5 + 5 10 + 1 11, तो 11 कैरेक्टर्स हो गए हैं यहाँ पर। अब ये आर्गूमेंट के अंदर ये लिस्ट भी हो सकती है, जैसे लाइन ऑफ ए किया मैंने यहाँ पर, ए जो है एक लिस्ट है यहाँ पर। ठीक है, ये एक लिस्ट मैंने दी हुई है, और लिस्ट की जगह टपल भी हो सकती है और डिक्शनरी भी हो सकती है, तो वो सबकी यहाँ पर लेंथ बताएगा। तो इस तरह से ये लेन फंक्शन काम करता है। अगला फंक्शन जो है वो है राउंड फंक्शन। इसमें क्या होता है कि राउंड फंक्शन राउंड से गिवन नंबर टू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एंड रिटर्न द रिजल्ट। तो उसको राउंड ऑफ करने के लिए होता है, कितने प्लेसेस तक उसको राउंड ऑफ करना है वो हमें आर्गूमेंट में देना पड़ता है। दिस फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट राउंड से नंबर टू 0 डेसिमल प्लेसेस। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने नहीं बताया कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक करना है, तो अप टू 0 डेसिमल प्लेस तक करेगा ये। इसमें 2 आर्गूमेंट्स होती हैं, एन राउंड लिखा, राउंड इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन, और एन कॉमा पी। एन जो होगा वो उसका नंबर होगा जिसको हमें राउंड ऑफ करना है, और पी होगा कितने डेसिमल प्लेस हमें उसको राउंड ऑफ करना है। तो एन और पी इसमें 2 आर्गूमेंट्स होती हैं। आगे देखिए, पी इज़ द नंबर ऑफ डिजिट्स अप टू विच एन हैज़ टू बी राउंडेड। सो एन इज़ अ मैंडेटरी आर्गूमेंट। एन जो होता है इसमें नंबर देना हमें ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है, और इस कैन बी इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कुछ भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। और पी जो होता है ऑप्शनल पार्ट होता है कि कितने प्लेस तक उसको हमें राउंड ऑफ करना है, और ये हमेशा इंटीजर ही होगा, ये कभी फ्लोटिंग पॉइंट नहीं हो सकता पी, क्योंकि हमें नंबर देना होगा इंटीजर टाइप जो बताया गया कि कितने प्लेसेस तक हमें इसको राउंड ऑफ करना है। इसमें कई सारी सिचुएशंस होती हैं जो कंसिडर कर सकते हैं कि कैसे राउंड फंक्शन काम करता है। तो चलिए एक एक करके इन सिचुएशंस को देखते हैं पाइथन आइडियली में।
फर्स्ट सिचुएशन हो सकती है जब p स्पेसिफाइड नहीं है और p जीरो है कि p जीरो प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है और p पॉजिटिव इंटीजर है और p नेगेटिव इंटीजर है। तो इन सारी सिचुएशन को हम एक एक करके देखते हैं पाइथन आइडियली में। तो देखिए पहली जो सिचुएशन है वो है कि जो है सेकंड नंबर इसमें स्पेसिफाइड नहीं है, p स्पेसिफाइड नहीं है, जिसका मतलब है हमें कितने प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है वो यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है। तो मैंने लिखा राउंड और उसके बाद मैंने एक नंबर दिया 18.45 और नेक्स्ट नंबर मैंने नहीं दिया, यहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं है, p इज़ नॉट स्पेसिफाइड। तो देखिए यहाँ पर आ गया 18, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ राउंड 18.54 कर दिया, क्योंकि नेक्स्ट नंबर 5 है या 5 से अगर बड़ा होता है तो इसमें एक डिजिट इंक्रीज़ हो जाएगा, 18 का 19 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 19 आ गया है, ठीक है। इसमें ये केस था जबकि p स्पेसिफाइड नहीं है कितने प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है। अगर p जो है इसमें 0 दिया गया है, ठीक है, जो मेरी नेक्स्ट सिचुएशन है, p जो है इसमें 0 दिया गया है, ये मेरी नेक्स्ट सिचुएशन है, ठीक है। पहला था नहीं नॉट स्पेसिफाइड p इज़ 0। तो चलिए देखते हैं, इसमें आगे चल के देखते हैं। इसमें मैंने नंबर लिखा राउंड और नंबर दे दिया 18.452, 0। तो देखिए इसका क्या रिजल्ट आ रहा है, एक प्लेसेस तक राउंड ऑफ किया है, नंबर इंक्रीमेंट कुछ भी नहीं हुआ, 0.0 लगा दिया इसमें, ठीक है। अब ये फ्लोटिंग पॉइंट रिटर्न कर रहा है क्योंकि अप टू 0 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ करना है, इसलिए 18.0 आ गया यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट नंबर देता हूँ राउंड और 18.542 कर देता हूँ और 0 लिखता हूँ, अप टू 0 डेसिमल प्लेसेस करना है, तो ये नंबर इंक्रीमेंट हो जाएगा बाई 1। सो 19.0 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अप टू 0 डेसिमल प्लेसेस इंक्रीमेंट किया तो 18 का 19 हो गया, क्योंकि डेसिमल के बाद 5 या ग्रेटर देन 5 होगा तो ये नंबर बाई 1 डिजिट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मेरी जो थर्ड सिचुएशन है वो है p जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसके अंदर पहला सिचुएशन था स्पेसिफाइड नहीं है, दूसरे में 0 था, अब p जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है। इस केस में क्या होगा, p अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है तो n इज़ राउंडेड अप टू p बाई चेकिंग p प्लस 1 डिजिट। अगर p मैंने 2 दिया तो थर्ड डिजिट देखेंगे वो 5 या 5 से बड़ा है तो मेरा सेकेंड डिजिट 1 बाई 1 नंबर इट विल बी इंक्रीमेंटेड। तो मैं चल करके दिखाते हैं आपको। मैंने राउंड लिखा राउंड 18.425, अब p जो है मेरा 2 है यहाँ पर, तो 2 प्लस 1 हो गया 3, तो थर्ड डिजिट जो है मेरा 5 है। अगर ये 5 है तो इसका जो नेक्स्ट डिजिट है सेकंड नंबर पे है, इट विल बी इंक्रीमेंटेड बाई 1। ये देखिए 18.43 रिटर्न किया है, ठीक है, क्योंकि p प्लस 1 ये थर्ड डिजिट मेरा ये जो है 5 है यहाँ पर, ठीक है। ये इसका जो नेक्स्ट डिजिट होगा क्योंकि ये 5 है तो वो 2 जो है 3 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मेरा जो मैं नेक्स्ट आपको नंबर दिखाता हूँ राउंड, अब मैं सेम नंबर लिखता हूँ 18.425 और इसको यहाँ पे 1 कर देता हूँ, 1 किया मैंने इसको, तो मतलब सेकंड नंबर मेरा 5 और 5 से बड़ा नहीं है, तो ये नंबर 18.4 रिटर्न किया, अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस रिटर्न किया, ठीक है। तो मेरी लास्ट सिचुएशन है नंबर 4, वो है p इज़ ए नेगेटिव इंटीजर, जो मेरा कितने डेसिमल पॉइंट तक उसको राउंड ऑफ करना है वो जो है नेगेटिव नंबर है। इस नेगेटिव केस में क्या होगा कि n इज़ राउंडेड अप टू p डिजिट्स बिफोर द डेसिमल बाय चेकिंग द p डिजिट। इफ़ इट इज़ 5 और ग्रेटर देन 5 देन p माइनस 1 डिजिट इज़ इंक्रीज बाई 1। जैसे प्रीवियस केस में क्या था, p प्लस 1 डिजिट जो था वो इंक्रीमेंट होता था बाई 1, इसमें p माइनस 1 डिजिट, अगर इसमें मैंने -1 दिया है तो मेरा डेसिमल के बाद -2 मतलब सेकंड नंबर जो होगा वो इंक्रीज होगा बाई 1 और बाकी जितने ट्रेलिंग डिजिट्स होंगे वो 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड द रिजल्ट इज ए फ्लोट टाइप। द ट्रेलिंग p डिजिट्स आर राउंडेड ऑफ टू 0 इन केस ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ p। तो चलिए इसको हम देखते हैं, पाइथन आइडियली में करके देखते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ राउंड 18.34.5
56, -1। तो यहाँ पे मैंने -1 दिया है, तो मेरा चेक होगा माइनस, इसमें एक और ऐड होगा जो डेसिमल के बाद सेकंड नंबर है, ये मेरा नंबर है 3, ये 5 और 5 से बढ़ के नहीं है, तो ये रिटर्न करेगा, ये एज इट इज़ रहेगा। ये देखिए एज इट इज़ रहेगा, ये 3 का 3 रहा। अगर यहाँ पे 5 या 6 होता तो ये 184 हो जाता है यहाँ पे। अब ये 183 रहा और बाकी के सारे 0 हो गए। ठीक है, अब मैं इसी नंबर को देखिए, मैं अगर इसको चेंज करता हूँ, इस नंबर को मैंने यहाँ पे मैंने इसको 5 किया तो ये 184 हो गया। ठीक है, जो मेरा -2 के बाद -1 एक और ऐड किया और ये थर्ड नंबर जो था मेरा 1 इंक्रीमेंटेड बाय 1 नंबर, क्योंकि इसके जो -1 डेसिमल के बाद जो ये नंबर आता है ये 5 और 5 से बड़ा है, तो ये मेरा नेक्स्ट नंबर जो है इसका -2 करके जो मैं नंबर मेरे को मिलेगा दैट इज़ नंबर 3, इट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय नंबर 1, सो 1840 हो गया। ठीक है, इसको -1 करने से, तो इस तरह ये माइनस में काम करता है। मेरा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन जो होता है नॉर्मली लूप में स्टेटमेंट में काम करता है, जैसे फॉर लूप पाइथन में होती है तो उसमें काम करता है रेंज फंक्शन। इट इज़ यूज टू डिफाइन ए सीरीज ऑफ नंबर एंड इज़ पार्टिकुलरली यूजफुल इन फॉर लूप्स। फॉर लूप्स में काम करता है बेसिकली। तो जैसे मैंने रेंज 7 लिखा तो इट विल जनरेट नंबर दो फ्रॉम 0 to 7 - 1 अप टू 6। तो अगर जो आर्गूमेंट मेरी यहाँ पे n है तो 0 to n - 1। ठीक है, जितना भी मैं रेंज यहाँ पर दूंगा उसका एक कम, सो 0 to 6 नंबर जनरेट करेगा। तो इट विल जनरेट 0 1 2, इट विल जनरेट द नंबर 0 1 2 3 4 5 6। तो चलिए इसको पाइथन आइडियली में करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है लिस्ट, एक लिस्ट बना दी रेंज 7, तो 0 to 6। ये देखिए ये नंबर यहाँ पे जनरेट हुए हैं 0 1 2 3 4 5 6। तो n अगर 7 है तो n - 1 अप टू 6 स्टार्टिंग विद नंबर 0, स्टार्टिंग नंबर विल बी 0, टोटल 7 नंबर्स विल बी देयर एंड द लास्ट नंबर विल बी 7 - 1 अप टू 6। ठीक है, तो 0 से 6 तक ये नंबर यहाँ पे जनरेट हो गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सिचुएशन जो होता है, इफ़ n इज़ आर्गूमेंट गिवन विद द रेंज इट विल जनरेट नंबर फ्रॉम 0 to n - 1, जैसा कि अभी हमने करके देखा अप टू 0 to 6 नंबर जनरेट हुए हैं। अगर n 7 था तो n - 1 मतलब कि 6, 7 - 1 6 तक जनरेट हुआ। वी कैन एक्सप्लिसिटली डिफाइन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर। अभी तो हमने सिर्फ एक नंबर दिया, लेकिन हम स्टार्ट और एंड दोनों नंबर दे सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, और बाय स्पेसिफाइंग 2 आर्गूमेंट्स फॉर बिगनिंग एंड एंडिंग द नंबर्स। तो यहाँ पे देखिए रेंज, बिगन और एंड 6,9 दिया, 6 स्टार्टिंग नंबर है और 9 मेरा एंड है, तो 6 7 8 तक आएगा, इसमें 9 नहीं इंक्लूड होगा क्योंकि हमेशा एक कम करता है उसके अंदर जो लास्ट लिमिट होती है मेरी। तो इसको पाइथन आइडियली में करके देखते हैं। लिस्ट किया मैंने, यहाँ पे रेंज, क्या रेंज है 6,9। ठीक है, तो ये जनरेट होगा 6 7 8। ये देखिए 6 7 8 3 नंबर जनरेट हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल इंक्रीमेंट्स द नंबर बाय 1 वी कैन गिव थर्ड आर्गूमेंट। इसमें क्या था कि हमने 2 ही आर्गूमेंट दिए हैं 6,9। जो नंबर इंक्रीज हो रहे हैं इट इज़ बीइंग इंक्रीमेंटेड बाय 1 नंबर, 1 एट ए टाइम इंक्रीज हो रहा है इसमें थर्ड आर्गूमेंट भी हम दे सकते हैं, जिसमें कि जो है हम ये बताएंगे कि कितने स्टेप एट ए टाइम लेने हैं। ठीक है, तो थर्ड आर्गूमेंट हो जाएगी, तो बिगन एंड स्टेप। थर्ड आर्गूमेंट इज स्टेप, हाउ मेनी स्टेप यू टू टेक एट ए टाइम। तो इस स्टेटमेंट को हम करके देखते हैं। यहाँ से मैं इसको कॉपी करके पाइथन आइडियली में पेस्ट करते हैं। ये कॉपी किया मैंने और यहाँ पे इसको पेस्ट किया। ये देखिए, तो मैं लिस्ट कर रहा हूँ। अब मैंने 3 आर्गूमेंट दे रखे हैं 5, 13, 2, तो 2 स्टेप एट ए टाइम मुझे लेने हैं। तो ये देखिए जो इसमें एरर आ गई, इसको ठीक करते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे जो
नंबर जनरेट हुए हैं वो जनरेट हुए हैं 5, 7, 9 और 11। मतलब पहले 5 2 स्टेप एट ए टाइम, देन 7 नंबर, देन अनदर 2 स्टेप, 7 के बाद आ गया 9, 9 के बाद आ गया 11। तो एक नंबर कम आएगा, तो 11 के बाद 13 आना चाहिए, क्योंकि 13 तक नहीं आएगा, 12 तक ही आएगा। तो लास्ट नंबर आ गया मेरा 11, बिकॉज आई एम टेकिंग 2 स्टेप्स एट ए टाइम। तो 5, 7, 9 एंड 11, तो ये नंबर यहाँ पे जनरेट हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं मॉड्यूल्स को। मॉड्यूल्स इन पाइथन। When a task becomes lengthy and complex, there is a need to break it down into smaller segments called modules. जब हमारी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो होती है, जो उसमें हम कोड लिखते हैं, जब वो लेंदी हो जाता है, बड़ा हो जाता है, कम्प्लेक्स हो जाता है, तो एक ज़रूरत पड़ती है हमारे को उसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में लिखने के लिए, ताकि हम हर एक सेगमेंट को ईजिली हैंडल कर पाएँ। तो ईच सेगमेंट जो होता है उसको हम मॉड्यूल्स कहते हैं। ए मॉड्यूल इज़ सिंपली ए फाइल दैट कंटेन्स पाइथन कोड और सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इज सेव्ड विद .py एक्सटेंशन। मॉड्यूल जो होता है सिंपली एक फाइल होती है और .py एक्सटेंशन से उसको सेव किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, द सेट ऑफ फंक्शन स्टोर्ड इन ए फाइल इज कॉल्ड मॉड्यूल। व्हेन वी ब्रेक ए प्रोग्राम इनटू मॉड्यूल्स, ईच मॉड्यूल शुड कंटेन फंक्शन दैट परफॉर्म रिलेटेड टास्क। जब हम प्रोग्राम को मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हर एक मॉड्यूल में कुछ ना कुछ फंक्शंस होते हैं जो एक पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए होते हैं। देयर आर some commonly used modules in Python that are used for certain predefined tasks and they are called libraries। तो Python के अंदर जो होते हैं ऑलरेडी कुछ predefined modules होते हैं और वो एक certain टास्क को कंप्लीट करने के लिए होते हैं, जिनको हम लाइब्रेरीज कहते हैं। देयर इज इम्पोर्ट कीवर्ड इन पाइथन टू इम्पोर्ट मॉड्यूल्स। जो मॉड्यूल्स जो होते हैं, इम्पोर्ट कीवर्ड से हम उसको इम्पोर्ट करते हैं अपने प्रोग्राम में। आइदर वी कैन इम्पोर्ट इंटायर मॉड्यूल और ए पार्ट ऑफ इट। या तो हम पूरा का पूरा मॉड्यूल जो है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, और या उसका एक पार्ट इंपोर्ट करते हैं अपने प्रोग्राम में। देखिए हम कैसे जो है इंपोर्टिंग इंटायर मॉड्यूल, पूरा का पूरा मॉड्यूल कैसे हम इंपोर्ट करते हैं। विद इंपोर्ट स्टेटमेंट वी कैन इंपोर्ट द इंटायर मॉड्यूल। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट, उसके बाद मॉड्यूल का नाम, एग्जाम्पल है इंपोर्ट मैथ। तो यहाँ पे पूरा का पूरा मॉड्यूल जो है इंपोर्ट हो गया मेरे प्रोग्राम में। तो मैथ से रिलेटेड जो भी फंक्शन होंगे मैं इजीली उनको कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने मैथ्स मॉड्यूल को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। अगर मुझे एक से ज़्यादा ही मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना है, तो कॉमा लगा के इंपोर्ट मैथ कॉमा टाइम। यहाँ पे 2 मॉड्यूल्स मैंने मैथ और टाइम इंपोर्ट किए हैं। अगर मुझे सेलेक्टिव ऑब्जेक्ट्स जो हैं मॉड्यूल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मैं नहीं चाहता कि पूरा का पूरा मॉड्यूल मैं इंपोर्ट करूं, लेकिन कुछ सेलेक्टिव फंक्शंस अगर मुझे इंपोर्ट करने हैं, तो सबसे पहले देखिए, अगर मुझे सारे फंक्शन यूज़ करने हैं उस मॉड्यूल के, ठीक है, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट साइन ऑफ एस्ट्रिक मीन्स इंपोर्ट ऑल, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट ऑल। ये देखिए ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल जो है यहाँ पर फ्रॉम मैथ इंपोर्ट ऑल, ये साइन ऑफ एस्ट्रिक लगाए तो सारे के सारे मॉड्यूल्स यहाँ पे इंपोर्ट हो गए। लेकिन कुछ पार्टिकुलर फंक्शन ही मुझे इंपोर्ट करने हैं उस मॉड्यूल्स के, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT। तो मैंने सिर्फ एक फंक्शन जो है स्क्वायर रूट फंक्शन मैथ में से वही इंपोर्ट किया है यहाँ पे, ठीक है। और अगर मुझे एक से ज़्यादा फंक्शंस इंपोर्ट करने हैं, तो मैं कोमा लगा के उनको इंपोर्ट कर सकता हूँ। फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT POW पावर, ये 2 फंक्शन है, SQRT स्क्वायर रूट और POW फॉर पावर। तो यहाँ पे मैंने 2 फंक्शंस इंपोर्ट किए हैं। अगर मुझे सारे करने हैं तो मैं इनकी जगह साइन ऑफ एस्ट्रिक लगाऊंगा, मतलब सारे फंक्शन मैंने इंपोर्ट करें हैं। अगर एक फंक्शन है तो उस फंक्शन का नाम, एक से ज़्यादा है तो कोमा लगा के उन सारे फंक्शंस के नेम मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो इस तरह से हम जो है अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं डिफरेंट फंक्शंस को थ्रू द हेल्प ऑफ मॉड्यूल्स। आगे देखते हैं कुछ मैथ मॉड्यूल्स को। यहाँ पर पहला जो मॉड्यूल यहाँ पर दिया हुआ है वो है सील एक्स। It returns the smallest integer that is greater than or equal to x। फॉर एग्जाम्पल मैथ जो है उसका मॉड्यूल नेम है सील फंक्शन है एक। तो इस मैथ मॉड्यूल के अंदर सील 6.4 अगर हमने लिखा तो इट विल रिटर्न द इंटीजर विच इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू x। तो 6.4 के बाद जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो होगा 7, तो इट विल रिटर्न 7। तो चलिए इसको पाइथन आइडियली में करके देखते हैं। यहाँ पे पहले मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा मैथ, इंपोर्ट मैथ, ठीक है। अब math.ceil यहाँ पे मैंने लिखा 6.4, ये 7 रिटर्न करेगा। ये देखिए आ गया 7 यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है मैथ के अंदर आता है, मैथ मॉड्यूल के अंदर आता है।
नेक्स्ट फंक्शन जो है फ्लोर, इट रिटर्न्स द लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज लेस दैन और इक्वल टू एक्स। जो एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर देंगे फ्लोर एक्स के अंदर, तो ये रिटर्न करेगा विच इज़ लेस दैन और इक्वल टू एक्स, उससे छोटी वैल्यू रिटर्न करेगा। इसको देखते हैं, मैथ डॉट फ्लोर 89.14, ये मैंने लिखा है यहाँ पर, तो ये रिटर्न करेगा 89, क्योंकि 89.14 से छोटी, सबसे छोटी वैल्यू जो है वो है 89। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पी ओ डब्ल्यू, पावर फंक्शन है ये। पी ओ डब्ल्यू एक्स कॉमा वाई, इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ एक्स रेज टू पावर वाई, एक्स इज रेज टू द पावर ऑफ वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर न्यूमरिक एक्सप्रेशंस एंड रिटर्न द आउटपुट इन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो फ्लोटिंग पॉइंट में रिटर्न करेगा मैथ पी ओ डब्ल्यू। इसको करके देखते हैं पाइथन आइडियली में, मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू 3,4, 3 रेज टू पावर 4, फ्लोटिंग पॉइंट में आ गया 3 रेज टू पावर 4, 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 81.0 आ गया मेरा। ठीक है, तो ये पी ओ डब्ल्यू फंक्शन हो गया। नेक्स्ट आ गया एफ ए पी एस, फ्लोटिंग पॉइंट एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द नंबर, इट ऑलवेज रिटर्न्स ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इवन इफ द आर्गूमेंट इज इंटीजर। फॉर एग्जांपल मैथ एफ ए बी एस -17, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई 17.0। इसको करके देखते हैं, मैथ डॉट एफ ए बी एस -17, तो ये देखिए 17.0 इसकी वैल्यू रिटर्न करिए। फ्लोटिंग पॉइंट में 17 जो है इंटीजर है, लेकिन 17.0 जो रिटर्न हुआ है क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट रिटर्न करता है एब्सोल्यूट वैल्यू इन द फ्लोटिंग पॉइंट। नेक्स्ट फंक्शन है एस क्यू आर टी, स्क्वायर रूट फंक्शन, इट रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, दिस फंक्शन एक्सेप्ट्स ए नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 0, अदरवाइज रिजल्ट इन रन टाइम एरर आएगा। तो हमेशा 0 से बड़ा नंबर देना है हमारे को। फॉर एग्जांपल मैथ डॉट एस क्यू आर टी 100 देंगे तो इट 10 रिटर्न करेगा, क्योंकि 100 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 10 होता है। तो देखिए मैथ डॉट एस क्यू आर टी 100, मैंने 100 दिया और ये मेरे को 10 रिटर्न कर रहा है यहाँ पर। तो ये कुछ फंक्शन थे मैथ के, ये मैथ मॉड्यूल के। अब कुछ और फंक्शंस देखते हैं। ये log 10x रिटर्न्स द बेस 10 लॉगरिथम ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे बेस 10 लॉगरिथम का वैल्यू रिटर्न करेगा, जो भी हम इसमें आर्गूमेंट देंगे उसका वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ डॉट log 10 और 100 दिया हमने x की जगह, तो इसकी वैल्यू आ गई 2.0। तो इसको चल के देखते हैं मैथ डॉट को, मैथ डॉट लॉग बेस 10 और x की जगह हमने लिखा 100। ठीक है, तो ये आ गई 2.0 वैल्यू आ गई इसकी। तो ये लॉगरिथम वैल्यू है इसकी। आगे देखते हैं। और नेक्स्ट जो है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं कॉस की, साइन की और टेंजेंट की। तो इनकी वैल्यू भी जो है हमें रेडियंस में देनी होती है। अगर मैथ डॉट कॉस 0 दें तो उसकी वैल्यू आएगी 1.0, मैथ डॉट कॉस 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 1.0। इसी तरह से अगर मैं साइन x देता हूँ, साइन 0 देता हूँ, मैथ डॉट साइन 0, तो ये देखिए इसकी वैल्यू आ गई 0.0। ठीक है, इसी तरह से टेंजेंट की वैल्यू अगर हम देते हैं tan 0, इसकी भी 0.0 आएगी। tan 0 दिया तो हमें मिल रहा है 0.0। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे जो मैथ मॉड्यूल के अंडर में आते हैं। तो आगे देखते हैं रैंडम मॉड्यूल्स को। रैंडम मॉड्यूल्स किस लिए यूज़ होता है? टू जनरेट रैंडम नंबर। जब हमें कुछ रैंडम नंबर जनरेट करने होते हैं, वी नीड रैंडम मॉड्यूल्स। देयर आर सर्टेन एप्लीकेशंस दैट इन्वॉल्व गेम्स और साइमुलेशन विच वर्क ऑन नॉन डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। कुछ गेम्स वगैरह होती हैं, कुछ इस तरह की एप्लीकेशन जो यूज़ करते हैं हम। उसमें क्या होता है कि रैंडम नंबर हमें जनरेट करने होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन रैंडम नंबर्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड। कहाँ रैंडम नंबर यूज़ होते हैं? देखिए, जैसे शफलिंग डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स में रैंडमली हमें कार्ड्स को जनरेट करना होता है, तो वहाँ रैंडम नंबर चाहिए होते हैं। कंप्यूटर गेम्स होती हैं इन्वॉल्विंग फ्लिपिंग ए कॉइन, पिकिंग ए नंबर और थ्रोइंग ए डाइस, तो वहाँ पे रैंडम सिचुएशंस हमें जनरेट करनी होती हैं।
क्रिएटिंग कैप्चा यूजिंग रैंडम नंबर जनरेटर फॉर द लॉगिन फॉर्म्स। जब यूज़र से हम लॉगिन फॉर्म करवाते हैं तो एक कैप्चा वहाँ पे कुछ नंबर्स दिए होते हैं रैंडमली क्रिएटेड, जो यूज़र से हम कहते हैं कि इसको एंटर करिए और फिर आप लॉगिन करिए। तो इस तरह से वहाँ पर भी रैंडम नंबर चाहिए होते हैं। क्रिएटिंग रैंडम नंबर्स ऑन लॉटरी स्क्रैच कार्ड्स में जब लॉटरी की टिकट्स होती हैं तो वहाँ पर भी हमें रैंडम नंबर्स की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ पे हमें रैंडम नंबर्स चाहिए होते हैं। तो ये जो रैंडम मॉड्यूल्स होता है ये हमें हेल्प करता है रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए। इसके अंडर कुछ फंक्शंस आते हैं, तो आइए उन फंक्शंस को हम स्टडी करते हैं। तो इस रैंडम मॉड्यूल में जो पहला फंक्शन है वो है रैंड रेंज। रैंड रेंज फंक्शंस क्या करता है, इट जनरेट्स एन इंटीजर बिटवीन इट्स लोअर एंड अपर आर्गूमेंट, ठीक है, एंड द लोअर आर्गूमेंट इज 0 एंड इफ n इज द आर्गूमेंट देन अपर आर्गूमेंट विल बी n-1। तो अगर मैंने रैंड रेंज 20 दिया तो ये 0 से स्टार्ट होकर 20-1 अप टू 19, 20-1 19 होगा। तो 0 से 19 के बीच में इंक्लूडिंग 0 एंड 19 बहुत नंबर्स के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। तो चलिए इसको पहले पाइथन आइडियली में करके देखते हैं। पहले मुझे इंपोर्ट करना होगा मॉड्यूल्स को, इंपोर्ट रैंडम। उसके बाद जो है इस फंक्शन के नाम मॉड्यूल के नाम के साथ रैंडम डॉट रैंड रेंज और मैंने दिया 20। तो ये 0 to 19 एक नंबर जनरेट करेगा। इसने यहाँ पे जनरेट किया 2। मैं इसको फिर से करता हूँ, ये देखिए अब जनरेट हुआ है 10। एक बार फिर से किया 9 जनरेट हुआ यहाँ पर। तो नंबर जो जनरेट हो रहे हैं बिटवीन 0 to 19 जनरेट होगा। 19 से बड़ा नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा। अब ये जनरेट हुआ है 16। तो इस तरह से ये रैंडम नंबर यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं बिटवीन, कि 20 दिया तो 0 to 19 के बीच में नंबर जनरेट होंगे। नेक्स्ट नंबर इसका जो नेक्स्ट वो है, ये तो सिर्फ मैंने एक आर्गूमेंट दिया है। इसके अंदर हम स्टार्ट भी दे सकते हैं, स्टॉप भी दे सकते हैं। और ये देखिए स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, कितने स्टेप एट ए टाइम लेगा। अगर मैं 4, 50, 20 दूँ तो मेरा जो रैंडम नंबर जनरेट होंगे बिटवीन 4 and 50 विद द मल्टीपल्स ऑफ 20, ठीक है। तो यहाँ पर इसको करके देखते हैं। जो यहाँ पर स्टेप जो 2 लेगा एट ए टाइम, 4 से स्टार्ट करेगा, बिटवीन 4 and 50 में से एक कम करेंगे तो 49 तक करेगा ये, और 2 स्टेप्स एट ए टाइम लेगा। तो मतलब कि जितने भी नंबर होंगे वो मल्टीपल्स ऑफ 2 होंगे। तो यहाँ करके देखते हैं इसको, रैंडम डॉट रैंड रेंज और 50, 2 स्टेप ऑफ 2, ठीक है। तो ये यहाँ पे 40 जनरेट हुआ है। इसको फिर करते हैं, ये 14 जनरेट हुआ है। तो जितने भी नंबर जनरेट होंगे वो सारे मल्टीपल्स ऑफ 2 होंगे। ये देखिए 8 जनरेट हुआ है। नेक्स्ट ये 4 जनरेट हुआ है, ठीक है। सो 4 से 49 के बीच में विद द मल्टीपल्स ऑफ 2 नंबर्स यहाँ पे जनरेट होंगे। ये स्टार्टिंग मेरा 4 है और लास्ट स्टॉप मेरा 50 है और स्टेप जो है मेरा 2 है। तो इस प्रकार से रैंड रेंज फंक्शन ये काम करता है। जो रैंडम में अगला जो फंक्शन है वो आता है रैंडम। इस मॉड्यूल के अंदर एक रैंडम एक फंक्शन है। दिस फंक्शन जनरेट्स ए रैंडम नंबर फ्रॉम 0 to 1। इट टेक्स नो पैरामीटर। देखिए इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं दिया जाता और ये अपने आप ही जो है नंबर जनरेट करता है बिटवीन 0 and 1। और इसकी जो वैल्यू होती है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है बिटवीन 0 and 1। इसमें क्या होता है, 0 तो इंक्लूड होता है लेकिन 1 इंक्लूड नहीं होता, एक्सक्लूडिंग 1 होता है इसमें, ठीक है। तो जो भी वैल्यू जनरेट होगी वो 1 से कम जनरेट होगी लेकिन 0 से बड़ी होगी, ठीक है। तो ये देखिए इसको हम करके देखते हैं। पहले इंपोर्ट करते हैं इसको, इंपोर्ट रैंडम। उसके बाद रैंडम मॉड्यूल के साथ रैंडम फंक्शन लिखेंगे। ये रैंडम फंक्शन लिखा और ये वैल्यू यहाँ पे जनरेट हो गई है जो 0 से बड़ी है लेकिन 1 से कम है। इसको फिर करते हैं हम, ये देखिए फिर एक और वैल्यू जनरेट हुई है, ठीक है। हमेशा 1 से कम होगी ये वैल्यू लेकिन 0 से बड़ी होगी। ये देखिए नेक्स्ट वैल्यू जनरेट हो गई, ये एक और वैल्यू जनरेट हुई है। तो इस तरह से ये रैंडम फंक्शन जो है रैंडम मॉड्यूल के अंदर आता है और बिटवीन 0 and 1 एक वैल्यू यहाँ पे जनरेट होती है और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं।
तो अगर लॉटरी वगैरह में हम चाहें तो अगर किसी का ड्रॉ निकालना है तो इस तरह से हम रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। मेरा थर्ड फंक्शन जो है वो है रैंड INT। ठीक है, इससे क्या करता है, ये फंक्शन टेक्स 2 आर्गूमेंट्स एंड सपोज A एंड B इसकी 2 आर्गूमेंट है एंड रिटर्न से नंबर n, और n नंबर रिटर्न होगा इन द इंक्लूसिव रेंज ऑफ A एंड B, विच मीन्स जो मेरा नंबर जनरेट होगा वो बड़ा होगा A से। जो मेरी 2 नंबर हैं जैसे 10 20 मैंने दिया, तो 10 और 20 के बीच में नंबर जनरेट होगा। जो नंबर जो जनरेट होगा वो 10 से बड़ा होगा। ठीक है, जो पहला नंबर है मेरा A है जो, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा या इक्वल 10 होगा या उससे बड़ा होगा। ठीक है, और जो मेरा सेकंड नंबर है जो नंबर जनरेट होगा या लेस देन होगा इक्वल टू B होगा। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका कि जो मेरा नंबर जो जनरेट होगा 10 और 20 के बीच में, वो 10 भी हो सकता है, 20 हो सकता है, और कोई भी नंबर हो सकता है बिटवीन 10 एंड 20। ठीक है, तो इट जनरेट्स इंटीजर नंबर रैंडमली, इंटीजर नंबर जनरेट करता है रैंडमली बिटवीन 2 गिवन नंबर्स। तो चलिए इसको करके देखते हैं पाइथन आइडियली में। इंपोर्ट रैंडम, रैंडम डॉट रैंडम INT, सॉरी रैंड INT 10, 20, इन दोनों नंबर के बीच में इंक्लूडिंग दीज 2 नंबर एक नंबर जनरेट हुआ 11। ठीक है, अब मैं इसको फिर से करता हूँ, तो नंबर जनरेट हुआ 16। फिर से करके देखते हैं, नंबर जनरेट हुआ 20। जैसे कि मैंने बताया आपको बिटवीन 10 एंड 20 इंक्लूडिंग 10 एंड 20 ऑल्सो, तो यहाँ पर 20 नंबर जनरेट हुआ है क्योंकि 20 लास्ट लिमिट है उसकी। ठीक है, 10 भी हो सकता है और इनके बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ 17 जनरेट हुआ। तो इस तरह से हमने देखा ये रैंड INT कैसे काम करता है। मेरा नेक्स्ट जो नंबर 4 फंक्शन है रैंडम मॉड्यूल्स के अंदर जो आता है वो है यूनिफॉर्म फंक्शन। दिस मेथड रिटर्न्स अ रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिटर्न होगा यहाँ पे। ठीक है, बिटवीन 2 नंबर्स। सिंटैक्स देखिए इसका, रैंडम डॉट यूनिफॉर्म x, y। ये x और y 2 नंबर हैं। जो मेरा नंबर जनरेट होगा x जो है उसकी लोअर लिमिट है, y अपर लिमिट है। ठीक है, तो जो मेरा नंबर रिटर्न होगा वो x या x से बड़ा हो सकता है लेकिन y से छोटा होगा हमेशा। ठीक है, अगर 2 नंबर हैं 1, 40, तो जो रैंडमली जनरेट मेरा नंबर होगा वो हमेशा 1 हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 40 से छोटा रहेगा हमेशा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेट है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसको पाइथन आइडियली में करके देखते हैं। इंपोर्ट रैंडम, रैंडम डॉट यूनिफॉर्म 1, 40। ये अगर मैं देता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक रैंडमली नंबर जनरेट हुआ है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट होगा हमेशा। अब मैं इसको एक बार फिर करके देखते हैं। ये देखिए 12.66 एक बड़ा नंबर जनरेट हो गया यहाँ पे। फिर से किया 26 पॉइंट कुछ नंबर जनरेट हो रहा है। तो हमने देखा इसके अंदर 1, 40 अगर 2 नंबर देते हैं तो इट कैन बी 1 और ग्रेटर देन 1 बट ऑलवेज लेस देन द नेक्स्ट नंबर दैट इज़ 40। जो नंबर जनरेट होगा वो 40 से कम होगा और 1 हो सकता है और 1 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये यूनिफॉर्मली जनरेटेड रैंडम नंबर्स क्रिएट करेगा, वो भी फ्लोटिंग पॉइंट में। मेरा अगला फंक्शन जो है रैंडम मॉड्यूल्स के अंदर वो है चॉइस। दिस मेथड इज़ यूज फॉर मेकिंग ए रैंडम सिलेक्शन फ्रॉम ए सीक्वेंस लाइक ए लिस्ट, टपल और डिक्शनरी। यहाँ पे एक लिस्ट मैंने बना दी है और उस चॉइस को जब मैं यूज़ करूँगा और मेरा जो पैरामीटर होगा वो लिस्ट होगा, तो इसमें से चॉइस क्या करेगा, उसमें से रैंडमली सेलेक्ट करेगा एक नंबर को लिस्ट के अंदर से। ठीक है, तो ये फंक्शन अगर हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं और हमें कुछ सेलेक्टेड नंबर कुछ नंबर चूज़ करने हैं, कुछ नंबर्स को सेलेक्ट करना है, तो ये चॉइस फंक्शन इज़ वेरी गुड फॉर इन दैट सिचुएशन। तो चलिए इसको पाइथन आइडियली में करके देखते हैं। यहाँ पर एक मैंने लिस्ट बनाई, लिस्ट इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, मान लीजिए 6 नंबर डाल दिए मैंने इसमें। रैंडम डॉट चॉइस लिस्ट। तो देखिए यहाँ पे नंबर 6 रिटर्न किया है, एक नंबर इसने सेलेक्ट कर लिया। इसको दोबारा करते हैं, यहाँ पे 5 चूज़ किया है इसने। फिर से करते हैं, यहाँ पे नंबर 1 किया, तो रैंडमली एक नंबर चूज़ कर रहा है लिस्ट के अंदर से।
तो इस तरह ये चॉइस फंक्शन काम करता है। मेरा जो नेक्स्ट फंक्शन है रैंडम मॉड्यूल्स के अंदर वो है शफल। ये मेथड क्या करता है, दिस फंक्शन इज़ यूज टू शफल और स्वैप द कंटेंट्स ऑफ ए लिस्ट। शफल करता है और उनको स्वैप कर देता है, कंटेंट्स जो भी लिस्ट की जो कंटेंट्स होते हैं उनको शफल कर देता है, शफलिंग। जैसे अगर हम कार्ड गेम खेलते हैं तो हमें कार्ड को शफल करना पड़ता है, इसी तरह ये जो है एक लिस्ट हमने बनाई है तो उसकी जो आइटम्स होंगी उनको शफल कर देगा, आगे पीछे कर देगा उनको। इट जनरेट्स ए रैंडम परमुटेशन ऑफ ए लिस्ट इन प्लेस। ठीक है, इसका सिंटैक्स होता है शफल और इसके अंदर लिस्ट देते हैं, जो भी हमने लिस्ट बनाई है उसको यहाँ पे उसका नाम लिखते हैं यहाँ पर। तो एक आइटम करके एक लिस्ट बनाई है, आइटम्स इज इक्वल टू पेंसिल, इरेजर, शार्पनर एंड पेन। और उसके बाद रैंडम डॉट शफल करके हम उस आइटम्स को यहाँ पे लिखेंगे, तो जब उस आइटम को प्रिंट कराएंगे तो वो शफल हो जाएगी। तो चलिए इसको पाइथन आइडियली में करके देखते हैं। पहले एक हमने आइटम बनाई, यहाँ पर एक लिस्ट बनाई, उसका नाम दिया आइटम्स। आइटम्स इज इक्वल टू पेंसिल, इरेजर, पेन, और शार्पनर। ये लिस्ट के कंटेंट्स हैं। अब मुझे शफल करना है, रैंडम डॉट शफल आइटम्स। ठीक है, ये मैंने लिखा, तो यहाँ पर ये शफल हो जाएगा। अभी दिखाते हैं आपको। ठीक है, इसके बाद जो है मैं जो क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं इस आइटम्स को प्रिंट कर रहा हूँ। आइटम्स को प्रिंट कराया तो देखिए इसकी जो आइटम्स हैं, पहले पेंसिल, इरेजर, पेन और शार्पनर था, लेकिन अब जो आइटम्स मैंने प्रिंट कराई है वो आ गया पेन। पेन पहले आ गया, उसके बाद इरेजर आ गया, उसके बाद पेंसिल और शार्पनर वहीं का वहीं रहा। तो कुछ आइटम्स जो होती है इसने शफल कर दिया। ठीक है, अगर हम इसको दोबारा शफल करें, ये दोबारा शफल किया, ठीक है, और आइटम्स फिर से प्रिंट कराया, तो ये देखिए फिर से शार्पनर सबसे लास्ट में था, अभी शार्पनर इसने सबसे फर्स्ट में कर दिया है। फिर इरेज, ये इरेजर होना था, मैंने इरेज लिख दिया गलती से, और उसके बाद पेन और उसके बाद पेंसिल। तो शफलिंग करने के लिए, जो आइटम्स को शफल करने के लिए ये फंक्शन यहाँ पे यूज़ होता है। तो इस तरह से ये लास्ट फंक्शन था रैंडम मॉड्यूल्स के अंदर जो मैंने आपको बढ़ाया। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुँचते रहें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।